नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां हम खबर भी दिखाते हैं और करते हैं उसका विश्लेषण भी आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। वाराणसी में सर्वे के तीसरे दिन हिंदू पक्षकारों ने दावा किया कि मस्जिद के वजू खाने के नीचे करीब शिवलिंग मिला है। इसके बाद कोर्ट से उस जगह को संरक्षित करने का आदेश भी जारी हो गया। इस मामले में अब सबकी निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे के तीसरे दिन इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया। कमिश्नर के माध्यम से कहा गया कि इस जगह के लिए इसको जरा सा दिखवाया जाए, इस जगह को उसको जो है जरा सा उसकी छानबीन की जाए, तो हाँ साफ सफाई की जाए। तो जब उस जगह की साफ सफाई की गई तो वहाँ से जो है अपने को जो है आज एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है हमारा। जो है एक तालाब बना हुआ है बीचों बीच में, उस तालाब के बीच में एक कुआं की आकृति बनाई गई है, जिसके बीच में इन लोगों का कहना था कि फव्वारा है। हम लोगों को संदेह हुआ कि फव्वारा तो भाई पानी के ऊपर होता है, भीतर कैसा फव्वारा है। हम लोगों ने इस पर एक आपत्ति कल लगाई थी माननीय अधिवक्ता कमिश्नर महोदय के संदर्भ में कि भाई इसको आप पानी हटवाइए। अब हम लोग देखना चाहते हैं, इसमें कमीशन होनी चाहिए, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आखिर है क्या। तो आज जब पानी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय ने प्रशासन द्वारा पानी हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। आनंद फानन में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को सुरक्षित करने की मांग पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सिविल जज ने कहा कि मस्जिद परिसर में कथित तौर पर शिवलिंग का मिलना महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। जिनके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं, विष्णु जैन जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पूरे मामले को लीगल रूप से हेड कर रहे हैं। विष्णु जी, कितना बड़ा दिन है, सर्वे पूरा हो गया और क्या सर्वे के लिए आज मिला, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वे में क्या क्या मिला वो तो आपको सर्वे की रिपोर्ट बताएगी। जो वजू खाने में शिवलिंग मिला था उसको हमने मांग की है कि उसको वहाँ पे सील कर दिया जाए, और जिस पे माननीय न्यायालय ने अभी आदेश पारित किया है, और उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा। और सीआरपीएफ के कमांडेंट, बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और नंदी भगवान के ठीक सामने शिवलिंग मिला है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। इसके अलावा क्या माना जा रहा है कि जो पश्चिमी तरफ की जो दीवार है, मतलब नंदी के सामने की जो दीवार है, अब अगला सर्वे आप लोग उसके लिए भी मांग करेंगे, वो मलबा हटा के वो भी सर्वे? धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो क्या आप लोग उसके लिए भी डालेंगे अब? बिल्कुल बिल्कुल, अब डालेंगे आगे, क्योंकि वो नीचे तक जाएगा तो नीचे दीवार है उसको खुलवाया जाएगा, ये सारी मांगे होंगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस स्थान पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दें और मस्जिद में केवल 20 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दें। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट को सील किए जाने वाले स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वहां स्थित वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया। सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां उनकी कोशिश इस फैसले पर स्टे लेने की होगी। रिस्पेक्टिव आर्गुमेंट्स किए गए, लेकिन चूंकि समय अभाव था, आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए, इसलिए कोर्ट ने फ्राइडे को 12 बजे से पुनः मुकदमों को सुनवाई के लिए नियत किया है। एक्सपेक्टेड है कि उस समय अगली तारीख में केस में जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, फाइनल आर्गुमेंट हो। मेन बात बिंदु ये है कि ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कि 91 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया उसके बाद उसमें सूट सब बार कर दिए गए। ये सूट फाइल हुआ है उसके एक्ट के आने के बाद, जिस एक्ट में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस जिस उस पे थी स्थिति में, उसका स्टेटस को नहीं गड़बड़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। कल की सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। वहीं कल इस पूरे मामले में वाराणसी के निचली अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह रिपोर्ट देना है कि जो 3 दिन का सर्वे का आदेश दिया गया था वो सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर क्या कुछ बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा हुआ था। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने की बताई। इसके बाद साल 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी थी। सर्वे पूरा होने के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पढ़ते हैं आगे। भोपाल में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद एमपी के सारे मिशनरी स्कूलों पर अब इंटेलिजेंस की पैनी नजर रहेगी। सरकार सावधान इसलिए हुई है क्योंकि बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में हिंदू युवक युवतियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद इस मामले में स्कूल संचालक समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का यह मामला कब से चल रहा है? भोपाल के अलावा और कितने जिलों में इस तरह के गरीबों को शिकार बनाया जा रहा है? भोपाल में बैरागढ़ इलाके के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में हिंदू युवक युवतियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले के बाद अब बाकी मिशनरी स्कूल भी शक के दायरे में आ रहे हैं। लिहाजा सरकार ने कहा है कि एमपी के सारे मिशनरी स्कूलों पर इंटेलिजेंस की नजर रहेगी। तत्काल FIR कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। सर बिल्कुल, जो चीज नहीं होनी है वो भी होगी। इस मामले को उठाने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जिस जमीन पर स्कूल खड़ा है उस जमीन की भी जांच होगी और अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। कल घटना घटित हुई है, हमने इसको मोटो ही तुरंत कार्रवाई की है। आज भी हमने प्रशासन को निर्देश किए हैं, जमीन की हम जांच करा रहे हैं कि वो जो स्कूल बना है उसकी लैंड का ओरिजिनल मालिक कौन है और किसके नाम है, वो जांच करी जाए। और जिन लोगों को धर्मांतर करने का ये षड्यंत्र चल रहा था उन लोगों से भी अब हमारा धीरे धीरे संपर्क चल रहा है। उनके समाज के और उनके रिश्तेदारों को हमने एक्टिव किया है कि वो इस सारे तय में जाए और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है कि षड्यंत्र में और भी कई लोग शामिल हों। तो देखना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू को ईसाई और मुसलमान तो नहीं बनने दिया जाएगा, और इसलिए जो ये हरकत करेगा वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई अवश्य। धर्मांतरण को लेकर कानून बनने के बाद पहला मामला है, लिहाजा अपराधियों पर धर्मांतरण अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। अब तक स्कूल संचालक समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी संकेत दिए हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। हाँ बिल्कुल, हम लोग नजर रखे हुए हैं और अगर जहाँ भी पाया जाएगा उनको कारण बताओ नोटिस और उनकी मान्यता निलंबित करेंगे। तो सर इस स्कूल को लेकर आगे क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि धर्म को लेकर ऐसा कुछ स्कूलों के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती है और बच्चे हर धर्म से वहाँ पर पहुँचते हैं। नहीं, अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनका उत्तर आने पर परीक्षण उपरांत कार्रवाई। उधर धर्मांतरण के इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि धर्मांतरण का आरोपी बीजेपी नेता का करीबी है। जो भी इन कामों में लगे हों सरकार एक्शन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो तस्वीर उसके नेपथ्य में कहानी समझ आ रही है कि जिस पर कथित तौर पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के बहुत निकटतम मित्र हैं। उनकी कई तस्वीरें मार्केट में साया हो चुकी हैं। गृह मंत्री जी यदि उसके जांच के पक्षधर हैं तो वो अपनी पार्टी के विधायक की संलिप्तता की भी जांच कराएं तो बेहतर होगा। अब इस मामले में हिंदू संगठन भी क्रिश्चियन स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोलने मैदान में उतरने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिक्षा के मंदिर धर्मांतरण की पाठशाला कैसे और क्यों बने। भोपाल में जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार सख्त है और एमपी के मिशनरी स्कूलों पर अब इंटेलिजेंस की पैनी नजर रहने वाली है। दरअसल ये पूरा मामला बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल से सुर्खियों में आया है, जहां पर हिंदू युवक युवतियों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब तक स्कूल संचालक समेत
इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले वोटर पर मजबूत पकड़ के लिए जरूरी है निकाय चुनाव में जीत, और बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में बीजेपी हर नगर निगम का अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। प्रदेश की 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे और प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र अलग से जारी होगा। खास बात यह कि नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आबादी के हिसाब से टिकट का फैसला भी किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर चुनावी करवट ले चुकी बीजेपी में अब मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय संचालन समिति, पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की एक के बाद एक बैठकें, जिनमें ग्राम पंचायत से लेकर शहर सरकार बनाए जाने को लेकर सियासी रणनीति तय की गई। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ कि पार्टी 16 नगर निगम के 16 घोषणा पत्र जारी करेगी, जबकि प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र अलग से जारी किया जाएगा। पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है और उनमें अगर कोई ज़रूरी संशोधन है उसको करने के लिए कहा है। हमारी कमेटी अभी घंटे और बाद फिर बैठेगी, उस पर डिटेल चर्चा करेगी। जिलों का फिर से हम बंटवारा करेंगे। समिति के सभी सदस्य जिलों में जाएंगे और चुनाव के काम को गति प्रदान करेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से जीते, ये प्रयास समिति का होगा। निकाय चुनाव में बीजेपी की इस कवायद को लेकर कांग्रेस का कहना है कि निकाय बीजेपी के कब्जे में रहे, फिर भी विकास के कोई काम नहीं हुए, लिहाजा अब पार्टी को अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने पड़ रहे हैं। चाहे दिल्ली हो या भोपाल, उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की हैं वो बाद में राजनीतिक जुमलों में तब्दील हुई हैं। जनता इतनी ठगाई महसूस कर रही है अपने आप को कि वो अब इनकी दृष्टि में ऐसा ड्रॉप डालेगी कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओबीसी वर्ग की संभाल में जुटी पार्टी इस वर्ग को 27% से ज्यादा आरक्षण देने की तैयारी में है। इसके लिए ओबीसी वर्ग का दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले नगरीय निकाय के चुनाव सियासी दलों के लिए सेमीफाइनल हैं, लिहाजा कांग्रेस हो या बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर बीजेपी हर नगर निगम का अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। 16 नगर निगम के लिए 16 घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे और प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र होगा 100 अलग। ओबीसी आबादी के हिसाब से बीजेपी अब टिकट तय करने वाली है। कांग्रेस ने भी यही कहा है, यानी कि निकाय चुनाव की जीत बीजेपी के लिए एक बड़ा मिशन है, क्योंकि 2023 भी इसी पर टिका हुआ है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन की अनुमति के विरोध में बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। छत्तीसगढ़ में सरकार के 19 फैसलों के विरोध में बीजेपी ने आज प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक और पूर्व विधायक समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। राजधानी रायपुर में कालीबाड़ी चौराहे से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में सीएम हाउस के घेराव करने के लिए कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने सीएम हाउस से पहले ही प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। रायपुर में जेल भरो आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे जो रायपुर शहर में 4 स्थानों से बड़ी मात्रा में जनता और कार्यकर्ता निकलकर सरकार के काले कानून का विरोध करने वाली है, उसके विरोध के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। ये सरकार मिनी आपातकाल छत्तीसगढ़ में लगा रही है। ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार घबराई हुई है। ये सरकार जो है ये पूरी तरह कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। वहीं बिलासपुर में नेहरू चौक से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में बीजेपी के जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस मौके पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और बीजेपी विधायक कृष्ण मूर्ति गांधी भी सड़क पर उतरे। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। जांजगीर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया।
कचहरी चौक पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं कोरबा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो दुर्ग में भी कार्यकर्ता और नेता जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, सीएम हाउस घेराव, ये सब चीजें राजनीतिक नौटंकी और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस नियमों के तहत धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाती थी वही नियम आज भी लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज ये नियम गैर प्रजातांत्रिक लग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इन्हीं आंदोलनों के कारण किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा कर्मियों को जेल में छूटा था, किस प्रकार से उन्होंने चतुर्वर्ग कर्मचारियों के ऊपर में लाठीचार्ज करवाया था। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा कर्मी बहनों के टॉयलेट तक में ताले लगवाए गए थे। अब आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक दल बताती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में तानाशाही है। भाजपा को, छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए कि आपने तो बारात निकालने के लिए, अखंड रामायण तक के लिए परमिशन लेने की अनुमति बना के रखा हुआ था। अब वही नियम छत्तीसगढ़ में आज भी लागू है तो आज गैर प्रजातांत्रिक कैसे हो गए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार के फैसले को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है और जेल भरो आंदोलन के जरिए सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जेल भरो आंदोलन से कितना फायदा होगा और बीजेपी अपने मकसद में कितनी सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो धरना प्रदर्शन पर सरकार के आदेश का बीजेपी ने विरोध किया। प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। सरकार के फैसले को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है। जेल भरो आंदोलन के जरिए सरकार पर हमला बोला है। एक तरफ जहां देश भर में लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं असम में इन दिनों जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। ये तस्वीरें असम के उदलगुरी जिले की हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर कला नदी पर बने बांस के पुल को उफनती नदी बहा ले जाती है और इसके सहारे चल रहे लोग पानी में बहने लगते हैं। ये तस्वीरें उदलगुरी के झारगांव की हैं, जहां बांस के पुल को लोग पार कर रहे थे। यहां के बाढ़ के हालात खुद बयां कर रहे हैं कि क्या स्थिति यहां पर है। प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।